एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज 2 रीड के लिए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, और इन 20 क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे सो दैट कि इन 20 क्वेश्चन से आप 40 क्वेश्चन की तैयारी करें। एंड पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आप कितना स्कोर इन 20 क्वेश्चंस में कर रहे हैं, एंड अपनी तैयारी को जरूर चेक करिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अदर वीडियोस देखनी है, अगर आपको अदर जो टॉपिक है अगर वो आपको प्रिपेयर करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज इस लास्ट टाइम पर बहुत अच्छे से, तो आप एंड्रॉइड ऐप से, मेरी एप्लीकेशन है यहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर लिया है। सो आप भी अगर चाहते हैं टेस्ट सीरीज लगाना, क्वेश्चंस को करना, एग्जाम के पैटर्न के आधार पर फुल मॉक टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो चेकआउट करिएगा एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के लिए है, तो कोई भी आपकी भाषा है आप इसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं एप्लीकेशन से एंड फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर एक कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, तो आप इस नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं आपको लिंक दे दूंगी, प्लेलिस्ट जो भी एप्लीकेशन है उसका मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप विजिट करना। ठीक है, तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ अभी भी। ये जो भी हम डिस्कस करेंगे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा सभी लोग। तो चलिए फिर फाइनली हम आज की क्लास को अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ लैंग्वेज आइटम्स। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग होता है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग सिलेक्शन से रिलेटेड होगा, ग्रेडेशन, टेस्टिंग या प्रपोर्शन। सो गाइस इसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, इस टाइम पे जितनी भी आपकी तैयारी हुई है तो मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों का आंसर क्या होगा। यहाँ पे ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग पूछा गया है तो ये ग्रेडेशन का पार्ट होता है। ग्रेडेशन का मतलब आपको पता होगा कि जहां भी हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज के मैटर को हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो लैंग्वेज के मैटर को सिंप्लीफाई करना सिंपली ग्रेडेशन का पार्ट होता है, यानी उसको सरल बनाना किसी भी लैंग्वेज आइटम के मैटर को, उसको हम कहते हैं ग्रेडेशन। जैसे इजी टू डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं हम और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम जो है यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेडेशन का पार्ट होता है। सिलेक्शन क्या होता है, जहां पे आप चूज करते हो पर्टिकुलर आइटम को, पर्टिकुलर कोर्स को फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, तो वो आपका सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे ग्रेडेशन में ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग इसके दो पार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, विच पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद ड्रामा। अब कौन सा इसमें से लिटरेरी टर्म जो है ड्रामा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सलिलेक्वी आया, प्लॉट आया है, एक्सपोजिशन आया है और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो देखो यहाँ आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। ठीक है, सलिलेक्वी क्या होता है, जहाँ पे एक सिंगल जो कैरेक्टर है, जो सिंगल पर्सन है, वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को, जो उसकी इनर मोस्ट फीलिंग है, जो उसकी आंतरिक भावनाएं हैं, उनको व्यक्त करता है अलाउड। ठीक है, जोर जोर से अपनी फीलिंग को व्यक्त करता है अकेले। सलिलेक्वी में ड्रामा की टेक्निक होती है यहाँ पर, जहां अदर कैरेक्टर शामिल नहीं होते हैं और ऑडियंस कहीं ना कहीं सलिलेक्वी को सुन सकती है। ठीक है, प्लॉट क्या होता है, प्लॉट को कहते हैं हम ड्रामेटिक स्ट्रक्चर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपका एक्सपोजिशन, उसके बाद राइजिंग एक्शन, उसके बाद क्लाइमैक्स, उसके बाद फॉलिंग एक्शन एंड लास्ट में हमारा डेनुमा या फिर इसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 पार्ट होते हैं एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में, जिसे हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 एक्ट्स होते हैं ड्रामा में। तो ये प्लॉट हो गया, और एक्सपोजिशन भी ड्रामा का पार्ट है, जहां पे जो शुरुआत है उसको हम एक्सपोजिशन बोलते हैं, जो किसी इंट्रोडक्शन को दिखाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना था, आपको याद रखना था कि ड्रामा में प्लॉट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सलिलेक्वी क्या है। ठीक है, तो नॉट पूछा गया है तो नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, बिकॉज तीनों ही ड्रामा के पार्ट होते हैं। ठीक है, ड्रामा का प्लॉट याद रख लेना, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन,
फिर क्लाइमैक्स, फिर फॉलिंग एक्शन और फिर लास्ट में आता है रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू ऑफ टेस्टिंग इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के रिगार्डिंग गलत है, जो सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, an integrative test with real communicative purpose is used. The student's accuracy is not evaluated. The student's fluency is evaluated. या फिर teacher can informally evaluate. तो यहाँ पे देखो CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है, जो सही नहीं है, वो क्या होगा कि यहाँ आप एक्यूरेसी को इवैल्यूएट नहीं करते हो, विच इज रॉन्ग। बिकॉज जब भी हम कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करते हैं, वहां पर जो फ्लुएंसी है, जो फ्लो है भाषा में, जो फ्लो है, जो इजी है भाषा को यूज करना, और जो सटीकता है भाषा में, दोनों पे इक्वल फोकस किया जाता है। ज्यादा अगर मैं बोलूं मोर फोकस किस पे किया जाएगा, तो फ्लुएंसी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों को इक्वल दिया जाता है महत्व। ऐसा नहीं है कि जो एक्यूरेसी है उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है वी डैश वी गो एंड टेक अ वॉक इन द गार्डन। अब यहाँ पे जो मॉडल है, यहाँ आप सजेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एक सजेशन का भाव यहाँ पे हमें बताना है। तो शैल आएगा, कैन आएगा, मे आएगा या नीड आएगा। तो यहाँ पर शैल वी गो एंड टेक अ वॉक इन द गार्डन विल बी राइट। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, तो यहाँ पे हम शेल का यूज मोस्ट अप्रोप्रिएटली करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ पैस्ट्रोल एलिजी। अब देखो पैस्ट्रोल एलिजी के बारे में आपको फीचर बताना है कि कौन सा पैस्ट्रोल एलिजी के बारे में बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन को ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए, ध्यान से एकदम, और उसके बाद आप लोग आंसर करना कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, हमसे पूछा गया है कि जो नहीं है, ठीक है, नॉट वाला हमको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा फाइनली, वो क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, द सोल ऑफ द डेड शेपर्ड रियलाइज दैट एट द एंड डेथ इज इन दिस वर्ल्ड इज द एंट्री टू अ हायर लाइफ। देखो पैस्ट्रोल एलिजी में ना ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि जो शेपर्ड है, जो डेड शेपर्ड है, जिसकी मृत्यु हो गई, वो ये रियलाइज करता है कि उस मृत्यु के बाद उसकी जो एंट्री हो गई वो बहुत हायर लाइफ में हो गई है। ऐसा कुछ हम पैस्ट्रोल एलिजी में नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन देख रहे हो आप, वो रॉन्ग हो जाएगा पैस्ट्रोल एलिजी के बारे में। बाकी चीजें याद रखना कि पैस्ट्रोल एलिजी में जो वक्ता है, यानी जो पोइट होता है, जो नरेटर होता है, जो जो एलिजी को गा रहा है, लिख रहा है, वो कौन होता है, वो एक शेपर्ड होता है। यानी कि शेपर्ड शेपर्ड दोनों ही कौन होते हैं, शेपर्ड होते हैं। जिसकी मृत्यु हो गई वो भी शेपर्ड है, इसका दोस्त है, और जो शोक मना रहा है वो भी शेपर्ड ही होता है। तो पैस्ट्रोल एलिजी बेसिकली रूरल एरिया को दिखाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र, जो चरवाहे होते थे, जो चरवाहा होते थे, जिनको शेपर्ड कहा जाता है, उनको फीचर किया गया है पैस्ट्रोल एलिजी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर इन्वोकिंग द म्यूज से शुरू होता है। यहाँ पे पैस्ट्रोल एलिजी जो है वो म्यूज से स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मॉर्न करता है शेपर्ड अपने दोस्त शेपर्ड के लिए। और यहाँ पे नेग्लिजेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी मॉनिटर है, यानी जो भी यहाँ पे शेपर्ड है जो रो रहा है अपने फ्रेंड के लिए, वो कहीं ना कहीं जो गार्जियंस है, जो 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 उसके साथ में परिवार है, या जो कहते हैं ना गॉड है, उनको क्या करता है, कहीं ना कहीं एक अपना एंग्रीनेस को दिखाता है। ठीक है, वो उनको कहीं ना कहीं एक तरह से गुस्सा जाहिर करता है उनके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, बी एट वंस विट्स एंड मीन्स। अब ये आपसे इडियम पूछा गया, बी एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या है। एक्ट फुलिशली, एक्ट वेरी इंटेलिजेंटली, गेट सो वरीड एज नॉट नो व्हाट टू डू, या फिर टू बी वेरी क्रिटिकल इन वंस थिंकिंग। तो बी एट विट्स वंस विट्स एंड का मतलब होता है कि जब आपको पता ना हो कि करना क्या है, मतलब कि टोटली कंफ्यूज्ड हो जाना।
टोटली पजल्ड हो जाना, टोटली बिविल्डर्ड हो जाना, यानी कंफ्यूज जब कोई इंसान हो जाता है, उसको नहीं पता कि अब करना क्या है, तो वहां पर हो जाएगा हमारा एट विट्स एंड। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बताना है द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी डैश राइजिंग टू 60,000। अब यहाँ पे हैज आना चाहिए, आर आना चाहिए, इज आना चाहिए या फिर वर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, इज राइजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर द नंबर ऑफ दिया है तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, और अगर अ नंबर ऑफ होता तो वर्ब क्या आती, प्लूरल आती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजिंग डायरेक्टर टुगेदर विद his heads of the departments dash preparing a new budget। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट जो वर्ब है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बोला गया द मैनेजिंग डायरेक्टर टुगेदर विद हिज हेड्स एंड द डिपार्टमेंट्स डैश प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट 1 हुआ। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट 2 भी हो सकता है, ये जितनी भी सब्जेक्ट है ये टुगेदर विद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का वर्ड आ जाए, टुगेदर विद आ जाए या फिर आ जाए अलोंग विद, ठीक है, या फिर आ जाए एज वेल एज आ जाए, या फिर अकम्पनेड बाय, ठीक है, अकम्पनेड बाय आ जाए, या फिर बिसाइड्स आ जाए, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर इनसे कोई भी सब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ है तो वहां आंसर जो होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी ये सिंगुलर है, तो यहाँ आंसर भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो आपको ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर टुगेदर विद, अलोंग विद या अकम्पनीड बाय, एज वेल एज से अगर सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो आंसर ऑलवेज फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या इंक्लूड होता है, ओनली ग्रामेटिकल नॉलेज, बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू यूज द नॉलेज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ओनली एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज या फिर लिंग्विस्टिक एंड स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस ओनली। तो यहाँ पे देखो जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, तो ग्रामेटिकल नॉलेज ओनली, केवल वाला जो आंसर है ना हम वो कभी भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज केवल इनको हम फोकस नहीं करते हैं, हम सारी कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल नॉलेज हो, ग्रामर का ज्ञान हो, या वो यूज करना हो, परफॉर्म करना हो लैंग्वेज को। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जिसका कंसेप्ट 1970 के करीब डेल हाइमिस ने दिया, इन्होंने क्या किया कि 4 प्रकार बताए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी के 4 कंपोनेंट बताए, जिसमें से एक था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, दूसरा था स्ट्रैटेजिक, तीसरा था ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, मतलब आपका लिंग्विस्टिक था तीसरा। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक है तीसरा, और चौथा जो था वो क्या था आपका सोशियो लिंग्विस्टिक। ठीक है, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस था। तो ये 4 जो कॉम्पिटेंसी है ये सीएलटी में कहा गया है, सभी पे फोकस किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, मेटाफरिज्म, मेटाफर क्या है, इंप्लाइड कंपैरिजन है, अर्थली स्टोरी विद द हेवनली मीनिंग, इंप्लाइड स्टेटमेंट है या इंप्लाइड आर्गुमेंट है। तो मेटाफर आपको पता है कि जो सिमिली का ही रूप है, मतलब जो सिमिली है वहां पे भी हम इम्प्लिसिट कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज का यूज करके, इसी प्रकार मेटाफर में भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन वो इंप्लाइड तरीके का कंपैरिजन होता है, इसको हम कंडेंस्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कंडेंस्ड तरीके की जो सिमिली है उसको हम मेटाफर बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड बोलते हैं या इसको हम इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड, ये आपको मेटाफर के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, सलिलेक्वी इज डिफाइंड एज, सलिलेक्वी का आपको मीनिंग बताना है। तो सलिलेक्वी क्या है, जहां पर जो भी ड्रामा में जो भी स्पीकर है वो एक सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, अलाउड यानी जोर जोर से बोल रहा है, और अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को, जो उसकी आंतरिक भावना है, जो उसकी फीलिंग्स है, उनको वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है बोल बोल के, तो वो सलिलेक्वी है। सो सलिलेक्वी इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलोन और टू वनसेल्फ, यानी एक ऐसा बोलने का तरीका जहां व्यक्ति अकेला है और खुद से ही बोल रहा है। ठीक है, वो किसी अदर कैरेक्टर से नहीं बोल रहा, तो वहां पर आंसर हो जाएगा सलिलेक्वी। तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें राइम स्कीम क्या होगी। तो राइम स्कीम का आपका एक क्वेश्चन आता है 4 लाइन का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लो लास्ट वाले वर्ड्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो अर्थ हो गया ए, डे हो गया बी, बर्थ अर्थ दोनों सेम राइम है तो ए कर देंगे, और डे और वे में सेम है तो बी कर देंगे। तो ए बी जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर ए बी जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इस तरह से आपको करना क्या है, आपको राइम स्कीम को पहचाननी है। आपको केवल लास्ट वाले वर्ड्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में सही बात क्या लग रही है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो अवॉइड करते हैं सैंपल ऑफ द करिकुलम इन शॉर्ट टाइम, कैन बी मार्क्ड इजिली, लेस रिलायंस ऑन द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है जो इसके बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, कैन टेस्ट अवॉइड सैंपल द करिकुलम इन शॉर्ट टाइम, कैन बी मार्क्ड इजिली, लेस रिलायंस ऑफ द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द लर्नर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप, बिकॉज देखो यहाँ पर लेस रिलायंस होता है लैंग्वेज स्किल्स पे, ठीक है। लेस रिलायंस का मतलब है कि ये टेस्ट जो है राइटिंग को चेक नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ना ही लिसनिंग को ज्यादा चेक करते हैं। इस टेस्ट में बेसिकली बच्चा पहचान करता है सही उत्तर की, तो लिखने की ज्यादा स्वतंत्रता उसको मिलती नहीं है। लिसनिंग का कोई काम यहाँ है नहीं, ना ही यहाँ पर स्पीकिंग का काम है। तो यहाँ पर इन टेस्ट में क्या होता है, लेस रिलायंस होता है, ये बहुत कम ये निर्भर होते हैं स्किल्स पर, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पे इनको मार्क करना बहुत आसान होता है, ये इसका एक फायदा है। तो ये एक सच बात है कि इनको जो मार्क देना होता है वो बहुत इजीली हम इसको दे सकते हैं, बहुत वैलिड होते हैं, रिलायबल टेस्ट होते हैं। और ये अवॉइड करते हैं सैंपल ऑफ द करिकुलम इन शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत बड़ा करिकुलम है उसको शॉर्ट टाइम में ये कवर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपको सिलेबस को कम टाइम में कवर करना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो बेस्ट टेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी। कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर आते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज हो गए, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज डिफाइंड एज द fictional narrative which can be read at one sitting from half an hour to 2 hours and is limited to certain unique or single effect। अब किसके बारे में ये कहा गया है, ड्रामा, एलिजी, शॉर्ट स्टोरी या सोनेट। सारे इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी एक तरह का फिक्शनल होता है। फिक्शनल का मतलब क्या है, जो काल्पनिक है, ठीक है। तो ये नॉन फिक्शनल नहीं होता। शॉर्ट स्टोरी को फिक्शनल कहा जाता है बिकॉज ये काल्पनिक जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, उनको दिखाता है। और इसको हम बहुत ही वन सेटिंग में इसको हम पढ़ सकते हैं। छोटी होती हैं इनकी कहानियां और इनका जो इफेक्ट होता है वो सिंगल इफेक्ट होता है। कैरेक्टर बहुत कम होते हैं इसमें। तो ये शॉर्ट स्टोरी की क्या है, सारी विशेषता है। अच्छा, ड्रामा का आपको इटोमोलॉजी याद रखना है। ग्रीक शब्द ड्रैन से आया है ड्रामा, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू एक्ट या टू डू। एलिजी भी ग्रीक वर्ड से आया है, एलेगोस से, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। एलेगोस का मतलब होता है लेमेंट। सोनेट जो है वो इटालियन वर्ड से आया है, ठीक है। इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, सोनेटो, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिरिक पोएम। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। डैश, इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन बताना है, ठीक है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये किस शब्द का है, चेंज, ट्रेंड्स, चांस या सेइंग्स। अब आपको फटाफट से देखना है कि इनका जो सिंबल है उनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसको आप हिंदी में देख लो। ये जो टी और ऐसे करके है ये आपका च के लिए होता है, ठीक है। टी और ये स्लैश जैसा जो है ये च है, जो कि एफ्रिकेट साउंड है। उसके बाद आप देखो ये ई जो है ये ए के लिए होता है, ठीक है। ई और आई बन गया ए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ई और आई जो है वो ए और ई से मिलके ए बन गया, ठीक है। उसके बाद एन हो गया न के लिए। और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये भी एफ्रिकेट है, जो ज के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम पूरा इसको देखें तो क्या बना, चेंज बना, चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, सिंबल्स को देखना है, पहचानना है और आंसर को कर देना है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये चेंज वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन होगा।
आगे बढ़ेंगे, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। अब इस वर्ड का आपको ट्रांसक्रिप्शन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, काउंसिल है, किटन है, कंसोल है या कैंसिल है। तो अब फटाफट से देख लो, क है तो क के लिए हो गया। ये जो होता है, ये जो साइन साइन आप देख रही हो, ये ए के लिए होता है, ए, बड़े ए की मात्रा, ठीक है। जैसे कैट में हो गया, बैट में हो गया, उसको ए बोलते हैं, ठीक है, ए। उसके बाद एन हो गया न के लिए, ठीक है, न। और एस हो गया स के लिए। और ये जो है ये अ के लिए हो गया। और एल हो गया ल के लिए। तो क्या बना पूरा, अगर आप हिंदी करके देखोगे तो क ए कै बना, कैंसल, ठीक है। तो कैंसल हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे एन ना हो गया और ये सा हो गया, तो पूरा अगर आप देखोगे तो कैंसल बन रहा है, ठीक है, कैंसल। तो कैंसल में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंबल्स को समझना है कि किस सिंबल का क्या हिंदी में मीनिंग है, बिकॉज हमारी आदत है हिंदी में चीजों को पढ़ने की, तो ठीक है, हिंदी ही सही, हिंदी में ही आप इसको कर सकते हो, ठीक है, सिंबल्स को थोड़ा सा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको बताना है, फटाफट से देखो क्या होना चाहिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये जो कट जैसा होता है ये अ के लिए बेसिकली होता है, जो कम समय के लिए हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कप, कप। तो कप में ये वाला सिंबल हुआ, ठीक है, कप। तो ये अ के लिए हो गया। उसके बाद एन हो गया न के लिए, ठीक है। ये जे जो है ये होता है य के लिए। ऊ हो गया बड़े ऊ की मात्रा। उसके बाद ये आपका श ज हो गया, ज श ज वाला साउंड, ये आपका हो जाएगा छोटे ऊ के लिए। नेक्स्ट वाला हो गया आपका अ के लिए, अ से अनार जैसे हो गया। और एल एल हो जाएगा ल के लिए। तो यहाँ पर पूरा अगर आप देखो पढ़ के तो क्या बना, अनयूजुअल, अनयूजुअल, अनयूजुअल बना राइट आंसर। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है वर्ड्स के सिंबल्स पे। जैसे य दिया है और बड़े ऊ की मात्रा दी है तो यू बन जाएगा, ठीक है। इसको हम प्लस कर देंगे तो ये दोनों मिलके क्या बना, यू, यूजुअल। तो अनयूजुअल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सभी को। अगर नहीं समझ आ रहा है तो सिंबल्स को पढ़ लीजिए, सिंबल्स की प्रैक्टिस कर लो, हिंदी भी अगर पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, इस वर्ड का आपको बताना है क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे W दिया है, व हो गया। ये ई जो है ये ए के लिए होता है, छोटे ए की मात्रा, वे ये हो गया द के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ये अ के लिए हो गया, ठीक है। और एर आर हो गया र के लिए। तो क्या बना, वेदर, वेदर बना। तो वेदर वेदर दोनों सेम है, दोनों में ही सेम ट्रांसक्रिप्शन यूज होता है, चाहे वो वाला वेदर मौसम वाला वेदर हो, चाहे वेदर ये आपका लिंकिंग वाला वेदर हो, ठीक है। तो ये दोनों जो है दोनों का ट्रांसक्रिप्शन सेम है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज। रेमेडियल का मेन एम क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड एंड वैल्यूज, बच्चों के अंदर एटीट्यूड और वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस करना बच्चों को अच्छे से, टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स इन देयर एक्सप्लोरेशन, या फिर टू रेक्टिफाई। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट एम होता है टू रेक्टिफाई द स्पेसिफिक एरिया, यानी जो भी डिफिकल्टी है, मान लो वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, जो भी स्पेसिफिक वीकनेस है उसको रेक्टिफाई करना और उसको दूर करना रेमेडी का पार्ट है, ठीक है। रेक्टिफाई करना या फिर उसको बेसिकली उसको गैप को, लर्निंग को हटाना, समस्या को दूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस आइटम इज अ टाइप ऑफ। जो मल्टीपल चॉइस आइटम होता है वो किस तरह का आइटम है, रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट में आएगा, सप्लाई टाइप टेस्ट में आएगा, रिकॉल में आएगा, या सब्जेक्टिव में आएगा। तो देखो एमसीक्यूज टेस्ट के बारे में बोला गया। एमसीक्यूज के बारे में एक बात याद रखना कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है ना, जैसे मान लो ये मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ, तो इसका जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं स्टेम, ठीक है, ये याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा ना उसको हम बोलेंगे की, ठीक है। और जो रॉन्ग आंसर होते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर, ठीक है, डिस्ट्रैक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं स्टेम क्या है, मेरे इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि स्टेम क्या है, तो स्टेम क्या होगा, जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस आइटम जो क्वेश्चन है ये स्टेम हो गया। और इसका जो राइट आंसर बना
वो बनेगा कि आप यहाँ पे पहचान करते हो। तो ये मेरा की हो गया, ठीक है, इसको की बोला जाता है। और बाकी जो रॉन्ग आंसर होते हैं इनको कहा जाता है डिस्ट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर बना रिकॉग्निशन टाइप, बिकॉज आप यहाँ पे पहचान करते हो उत्तर की। अब जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर ए बी सी डी में से एक की पहचान की है ना, तो ये पहचान टाइप के प्रश्न हो गए। रिकॉल टाइप क्या हो जाता है, जैसे आपके लॉन्ग आंसर हो गए, आपके शॉर्ट आंसर हो गए, जो ऐसे वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं रिकॉल वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां आपकी मेमोरी का काम है, मतलब आप जहाँ पे याद कर रहे हो कि ये आपको क्या लिखना है। यहाँ पे आप केवल सही उत्तर की पहचान कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे रिकॉग्निशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप गाइस कि ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। एंड सारे जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इन केस यू इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। कल हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है इससे भी ज्यादा, मतलब अगर आपको 20-20 मॉक टेस्ट लगाने हैं, कंप्लीटली यूनिट वाइज लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, तो ऐप पर बहुत सारे टेस्ट अब अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें अवेल कर रहे हैं, तो आप भी जरूर करिएगा। इस लास्ट टाइम पे अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को। लिंक मैं आपको दे दूंगी सभी का कमेंट में, वहां से जाके चेकआउट जरूर करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग।